सो हम लोग यहाँ पर रिवोल्ट ऑफ 1857 के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। देखिए, यहाँ पर जो रिवोल्ट ऑफ 1857 है उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे आउटलाइन हम लोग ले लेते हैं कि देखिए, ये रिवोल्ट ऑफ 1857 एक्चुअली इसका जो समय था ये 10 मई 1857 से लेकर 20 जून 1858 तक ये रहा। अब देखिए, कंडीशंस बहुत सारे इसमें आए हैं और इस कंडीशन को लेते हुए हम लोग क्या करेंगे, इसके कंसेप्ट को हम लोग थोड़ा सा जानेंगे। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हमारा सेगमेंट है क्योंकि यहाँ से हम लोगों का कुछ कंसेप्ट है और इस कंसेप्ट पर बहुत सारे हम लोगों के फैक्ट्स बने हुए हैं। तो एक एक करके हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो आइए हम लोग अगले स्लाइड्स में चलते हैं। हमारे पास जो सबसे पहले यहाँ पर इम्पॉर्टेंट कंसेप्शन ये है कि रिवॉल्ट ऑफ 1857 ये कंसेप्शन आया कहाँ से। तो इसके बारे में हम लोग थोड़ी सी चीज़ों को देखेंगे कि ये जो रिवॉल्ट ऑफ 1857 है ये बेसिकली इसमें चीज़ें क्या क्या थीं। तो इसमें जो था, सबसे पहले हम लोग कवर क्या करेंगे भाई, इसमें कवर करेंगे हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट्स। इसके बाद कौन कौन से सेंटर्स जो थे रिवोल्ट के वो थे, कहाँ पर ये रिवोल्ट सबसे ज़्यादा सक्रिय था, एक्टिव था, और उस सेंटर में सबसे ज़्यादा अपना रोल प्ले करने वाले कौन वहाँ के प्रोमिनेंट लीडर थे। इसके बाद ये लड़ाई जो, ये विद्रोह जो हुआ, इस विद्रोह का कारण क्या था, और इसके बाद ये रिवोल्ट जो बाद में जाकर पूरी तरह से फेल हो गया इसका भी कुछ कारण है, और आउटकम्स यानी इससे हमें नतीजा क्या निकलता है, इसका कंक्लूजन क्या निकलता है, हम लोग यहाँ पर इसके बारे में भी हम लोग इस चीज़ को समझेंगे, कंसेप्ट्स को देखेंगे। तो हम लोग अगले स्लाइड्स की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो अगला स्लाइड्स है वो देखिए बेसिकली क्या है कि इंट्रोडक्शन। अब ये जो इंट्रोडक्शन है, ये इंट्रोडक्शन क्या है भाई, इनमें क्या क्या चीज़ है भाई। तो इंट्रोडक्शन जो है बेसिकली बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इस टॉपिक का। कि देखिए, कंडीशन कुछ ऐसा था कि ब्रिटिश जो थे इंडिया में वो लगभग 1600 एडी के टाइम पर वो इंडिया में एंट्री किए थे। और वो जो एंट्री किए तो भाई इसके एंट्री करने के पीछे का भी एक रहस्य है। क्या रहस्य है? बैटल ऑफ प्लासी एक ऐसा युद्ध था जो 23 जून 1757 को लड़ा गया। और ये जो लड़ाई थी ये किसके बीच में लड़ी गई भाई, तो जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो वहाँ पर जो सैनिक लोग थे इनके बीच, प्लस यहाँ पर जो सिराजुद्दौला जो बंगाल का नवाब जो था, इन दोनों के बीच में यहाँ पर फाइट लड़ा गया। और ये जो ब्रिटिश लोग के जो आर्मीज थे जिन्होंने इसको लीड किया, जिनको इन्होंने आगे बढ़ाया, और वो सब किनके अंडर में हो रहा था भाई, तो वो रॉबर्ट क्लाइव के अंडर में हो रहा था। तो देखा जाए तो बंगाल के नवाब से लड़ाई हो रही थी, किसकी? ट्रूप्स जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के थे उन लोगों का। तो अब देखिए कंडीशन ये था कि वहाँ पर जो लड़ाई थी ना, तो इन दोनों के बीच में जीतने वाला तो कोई एक होगा। और यहाँ पर जीत किसके पास है भाई, तो जीत यहाँ पर ब्रिटिश आर्मी ट्रूप्स के पास है। और ब्रिटिश जैसे यहाँ पर जो बंगाल के नवाब से जैसे उसने अपने गद्दी को लिया, तो अपने गद्दी के साथ उसने पूरे कंट्री में भी, पूरे इंडिया में भी उसने अपना इंडस्ट्री को सेटअप करना किया, चालू कर दिया। ब्रिटिश जैसे यहाँ पे सिराजदौला यहाँ हारता है, तो वैसे यहाँ पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या होती है भाई, ये कंट्री के पूरे पार्ट में यहाँ पर एक्टिव हो जाती है। अब देखिए होता ये है कि ब्रिटिश जो इंडिया में थे वो कैसे रूल करते थे, वो डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली रूल करते थे। कैसे? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, कहने का मतलब ये है कि इनका कोई अपना गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन कुछ नहीं हुआ करता था। ये क्या थे, इन्होंने पहले लड़ाई लड़ी, और लड़ाई लड़ने के बाद जब इनका जो जीत जब इनके पास हो गया, जब ये जीत गए, तो इन्होंने धीरे धीरे कंट्री में अपनी कंपनियों को इस्टेब्लिश करना शुरू कर दिया, और उस कंपनियों की मदद से इन्होंने इंडिया को इनडायरेक्टली क्या किया, रूल किया। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद हमारा जो कंसेप्ट है वो ये है कि देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट यहाँ पर बहुत ही बार एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, तो वो ये है कि देखिए, ये जो रिवॉल्ट है इसका
पूरे हिस्ट्री में कुछ एक अपना इम्पोर्टेंस है। ये सबसे इम्पोर्टेंट और अभी तक का सबसे ज़्यादा फेमस और रिनाउंड जो बोलते हैं रिवोल्ट हिस्ट्री में है, इसके नाम से ये जाने जाते हैं। सिपाही मुटनी इनको बोला जाता है भाई। सिपाही मुटनी इसलिए क्योंकि ये पूरे कंट्री में सैनिक जो थे, सारे सैनिक जो थे एक साथ इस लड़ाई में पार्टिसिपेट कर रहे थे। और जहाँ तक बात की जाए ये कहाँ तक फैला हुआ था भाई, तो देखिए नॉर्थ इंडिया यानी उत्तरी क्षेत्र का जो भारत था और प्लस सेंट्रल इंडिया, इन दोनों पार्ट में ये जो रिवोल्ट था काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट, काफ़ी ज़्यादा एक्टिव था। इसके बाद देखिए इसमें प्रॉब्लम्स क्या थे। इसमें हुआ वो ऐसा करता था कि जो 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 यहाँ गाय है, गाय का फैट्स यानी गाय की चर्बी और पिग यानी शुअर का जो चर्बी होता है, इनका यूज किया जाता था किस चीज़ में, एक कार्ट्रिज यानी एक तरह का अंग्रेजों का हथियार होता है। और एक ऐसा हथियार जिसको चलाने के लिए कहीं ना कहीं मुंह से सहारा लेना पड़ता है भाई, उसको मुंह से उसके जो उनका जो आम आगे का पिस्टन होता है उसे खींचना होता है। तो देखिए जो इंडियंस हुआ करते थे ये थोड़े सेंटिमेंटल और इमोशनल और थोड़े धार्मिक किस्म के लोग थे। और हम लोग पता है कि हम लोग इंडियंस थोड़े धर्म के तरफ बहुत ज़्यादा हम लोग अग्रसर होते हैं। तो चूँकि गाँव जो है इनका एक अपना रिलीजियस मैथोलॉजी हुआ करता था भाई। तो अब ऑब्वियस सी बात है कि भाई एक हिंदू धर्म जो है वो गाय के चर्बी को वो कैसे वहाँ पर वो एक्सेप्ट करेगा। पिग जो है, पिग की बात अगर कर रहे हैं तो भाई यहाँ मुस्लिम धर्म का ऐसा मानता था कि पिग जो होती है उनके कुरानों में ऐसा माना गया है कि ये हराम है ना। तो ये जो है मतलब ये बहुत ही इनको ये लोग तवज्जो नहीं देते हैं। तो इन सारी चीज़ों की वजह से जिसको बोल सकते हैं कि सोशल एस्पेक्ट्स डैमेज हो रहा था पूरे कंट्री का। तो लड़ाई का सबसे बड़ा एक रीज़न ये भी था। सिपाही मुटनी यानी सैनिक विद्रोह, और सैनिक विद्रोह की जो शुरुआत हुई वो मेरठ मेरठ से हुई। मेरठ में सिपाही दल एक साथ वहाँ क्या करता है भाई, अंग्रेजों के झुंड पर क्या करता है, धावा बोलता है। इसके बाद क्या हुआ, कैसे धावा, उन्होंने वहाँ पर क्या किया, पॉलिटिकल एजेंट जो दिल्ली के थे जिनका नाम था साइमन फ्रेसर, उनकी हत्या कर दी गई। और ये हत्या कौन किया भाई, इनकी हत्या के पीछे इन सिपाही की ही कहीं ना कहीं यहाँ पर इन लोगों का हाथ था भाई। तो अब इनके कारण क्या हुआ है कि ये जो आंदोलन है, ये जो रिवोल्ट है, विद्रोह है, धीरे धीरे फैलने लगा। अब देखिए क्या है, इतना बड़ा रिवोल्ट हो रहा है, मास लेवल पर रिवोल्ट हो रहा है, तो कोई ना कोई तो एक नेता चाहिए कि इस रिवोल्ट को क्या करे, लीड करे। तो कौन ऐसा नेता होगा भाई जो इसको रिवोल्ट करेगा। तो इन सारी चीज़ों की वजह से ये रिवोल्ट जो है इसका एक अपना बहुत इम्पोर्टेंस है अपने हिस्ट्री में। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर कुछ कंसेप्ट क्या है भाई, कि देखिए अब एक नेता की ज़रूरत है भाई, एक नेता की वहाँ पे ज़रूरत हो रही थी। तो कौन है नेता भाई, वहाँ पर बहादुर शाह जफर को वहाँ पर इस रिवोल्ट का लीडर घोषित किया गया। कब, 11 मई को। अब देखिए क्या है, ये जो रिवोल्ट और 1857 है ना, इसको फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस बोला जाता है। और ऐसा किन्ने भाई, किसने बोला था भाई, तो ऐसा वीडी सावरकर ने बोला था। उन्होंने बोला था कि ये जो रिवोल्ट है, इस रिवोल्ट में कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंस का जो पहला नींव होता है पूरे इंडियंस के बीच में रखा। तो किस तरह की नींव है भाई, हम लोग इसको देखते हैं भाई। बट हाउ एवर द कंडीशंस ये हैं कि ये रिवोल्ट जो है इनका एक अपना हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है पूरे कंट्री लेवल पर। अब देखिए यहाँ पर क्या कंसेप्ट है कि ये जो रिवोल्ट है वो इंडिया के कौन कौन से इलाकों में, कौन कौन से जगह पे सबसे ज़्यादा सक्रिय एक्टिव था भाई, और वहाँ को उसको लीड करने वाले कौन कौन से उसके लीडर थे। तो एक एक करके यहाँ पे लिस्ट है। देखिए पहला है बैरकपुर। अगर बैरकपुर में वहाँ पर जो विद्रोह हुआ उसको लीड करने वाले वहाँ पर मंगल पांडे थे। झांसी है, तो झांसी में लीड करने वाली भाई रानी लक्ष्मीबाई। लखनऊ में जब ये आंदोलन किया तो वहाँ पर बेगम हजरत महल ने इसे लीड किया। कानपुर में ये जब विद्रोह जब शुरू हुई तो भाई वहाँ नाना साहब थे। बरेली में इसे यहाँ पर खान के नेतृत्व में इसे किया गया। इसके बाद बिहार में वीर कुंवर सिंह, आप बड़े फेमस यहाँ पर है, कुंवर सिंह का तो नाम आपने सुना ही होगा। इनके नेतृत्व में यहाँ पर आंदोलन को आगे बढ़ाया गया। और दिल्ली में यहाँ बहादुर शाह जफर, और यही बहादुर शाह जफर को इस रिवोल्ट का जन्मदाता इन्हें ही बनाया गया है ना। तो ऐसे करके इंडिया के अलग अलग इलाकों में यहाँ पर इस विद्रोह, ये जो रिवोल्ट था, विद्रोह था, धीरे धीरे फैलने लगा। लेकिन बेसिकली ये जो रिवोल्ट था ये नॉर्दर्न और हमारा सेंट्रल रीजन
सेंट्रल इंडिया के रीजन में ही ये काफ़ी ज़्यादा एक्टिव था। रेस्ट पार्ट जो था भाई, कौन सा रेस्ट पार्ट, साउदर्न रीजन, वेस्टर्न रीजन, तो ये सब जो रीजन जो थे ना, ये अभी भी जो थे पूरे तरह से यहाँ पर एक्टिव नहीं थे, बल्कि हम कह सकते हैं कि ये एक्टिव थे ही नहीं। तो इन इन प्रॉब्लम्स के वजह से काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बहुत सी चीज़ों को यहाँ पर देखना पड़ा। यहाँ पे समझने के लिए यहाँ पे बहुत सारे लोग थे, और हर जो यहाँ पर नेतृत्व करने वाले जो लोग हुआ करते थे, जो नेता हुआ करते थे, उनका बस एक सोच हुआ करता था कि भाई किसी तरह से ये जो विद्रोह है इसको सही तरह से अंजाम दिया जाए, क्योंकि अगर अंजाम नहीं दिया जाएगा तो ये विद्रोह तब तक नहीं जीती जा सकती। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट स्लाइड है वो है कि भाई इतने बड़े रिवोल्ट का कारण क्या था। तो देखिए इसको कैटेगराइज किया गया है। पहला है मिलिट्री काउजेज। ये जो मिलिट्री काउजेज है ना, इसमें है पहला क्या, डिस्क्रिमिनेशन। देखिए होता क्या था ना कि अब भाई यहाँ पर ब्रिटिश का सत्ता है भाई, शासन है, तो इनके शासन में ब्रिटिश के लोग भी काम करने वाले थे सेना में, और इंडियन लोग भी थे। तो इंडियन लोग और ब्रिटिशर्स लोग के सेना के बीच में बहुत ज़्यादा पक्षपात होता था, बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता था। तो ये डिस्क्रिमिनेशन जो था कहीं ना कहीं इंडियंस के बीच में एक डिससेटिस्फैक्शन की फीलिंग्स को क्या कर रहा था, वो दिनों दिन एजिटेट कर रहा था। तो एक मिलिट्री काउज तो था ही। इसके बाद कुछ पॉलिटिकल काउजेज भी थे भाई। पॉलिटिकल काउजेज क्या था, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। ये जो नीति है ये किसने लागू किया भाई, लॉर्ड डलहौजी ने लागू किया। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स क्या है, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जो है वो ये है, ऐसा डलहौजी ने एक नियम निकाला था कि जिनका नेचुरल संतान है, जिनके नेचुरल जो बोलते हैं ना कि अगर कोई संतान है किसी रूलर का, तो अगर संतान है तब तो ठीक है, लेकिन अगर संतान नहीं होगा तो उस रूलर का सारा जो एम्पायर होगा वो ब्रिटिश अपने कब्जे में कर लेंगे। तो ये एक तरह का यहाँ पर लिमिटेशंस था। अब इसके कारण से क्या होता था कि बहुत प्रॉब्लम, बहुत डिससेटिस्फैक्शन एम्पायर में था। तो एक ये भी बहुत बड़ी बंदिश थी, और इस बंदिश के कारण भी ये रिवोल्ट जो था आज न कल तो होना ही था। इसके बाद वहाँ इतना ही नहीं, बल्कि बड़े बड़े पोस्ट में, बड़े बड़े जो पोस्ट हुआ करते थे ब्रिटिश एम्पायर में, वहाँ पर रिजर्वेशन सिस्टम होता था। मतलब बड़ा पोस्ट सिर्फ ब्रिटिशर्स लोग ही कर सकता है, इंडियंस लोग के लिए वो पोस्ट था ही नहीं। तो एक ये भी एक रीजन हुआ करता था। इकोनॉमिकल काउज भी हुआ करता था। इकोनॉमिकल काउज में क्या है, दिनों दिन पैसे की वहाँ पर क्षति होती गई, रेवेन्यू इतना बढ़ा दिया गया, पैसे आमदनी कम है और रेवेन्यू बढ़ाते गया। तो एक फाइनेंशियल मार इतनी इंडियंस को लगी कि गुस्सा कहीं ना कहीं ये रिवोल्ट में कन्वर्ट हुआ, और इसके साथ वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी भी बहुत कमते गई, धीरे धीरे वो ख़त्म हो गया। और कुछ समय के बाद ऐसा हुआ कि ब्रिटिश लोगों के लिए ही सिर्फ वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट हुआ करती थी, इंडियंस के लिए एम्प्लॉयमेंट नहीं हुआ करती थी। तो एक ये भी एक यहाँ पर एक बहुत बड़ा काउज था इस रिवोल्ट को आगे बढ़ाने के लिए। सोशल काउज, देखिए ये जो सोशल काउज है ना, ये सोशल काउज हम बोल सकते हैं कि ब्रिटिश ने इंडिया के लिए थोड़ा सा गलत कर दिया, लेकिन ये जो काउज है ना, अगर देखा जाए आज के एस्पेक्ट से तो ये सही है। देखिए सती सिस्टम को ख़त्म कर दिया गया, ये सोशल काउज। देखिए भारतीय जो कि सेंटिमेंटल थे, वो धार्मिक हुआ करते थे, तो उनका कोई भी जो कंसेप्ट था, नियम था, वो धर्म से रिलेटेड वो टूटना नहीं चाहिए था। अगर कहीं ना कहीं वो नियम टूटता है तो उनके 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 भावना को वो ठेस पहुंचाती थी। तो सती सिस्टम एक ऐसा सिस्टम हुआ करता था कि जहाँ पर बहुत ही कड़ी और टाइट और नॉर्म्स हुआ करती थी एक समाज में, एक फीमेल के लिए। तो अब इसको पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया। किसने किया भाई, ब्रिटिशर्स ने। तो कहीं ना कहीं इंडियंस को इस बात की काफ़ी मतलब वो लोग काफ़ी गुस्से में थे भाई कि कैसे ये ब्रिटिश से उनके उनके श्रद्धा भावनाओं और रिलीजियस धार्मिक प्रोस्पेक्ट्स के साथ वो लोग खेल रहे हैं। उसके बाद सोशल एस्पेक्ट्स क्या था भाई, ब्रिटिश ने क्या चेंज किया, विडो रीमैरिज। मतलब वहाँ पर कंसेप्शन ऐसा हुआ करता था कि अगर कोई विधवा है तो उनकी 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 फिर से दोबारा शादी नहीं हो सकती है। तो लेकिन यहाँ पर ब्रिटिश ने इन नियम को तो बना दे, फिर से वापस से कुछ यहाँ पर रिफाइन किया, और उसके अंतर्गत ये हुआ कि अब विधवा भी वहाँ पर रीमैरिज कर सकती है। तो कहीं ना कहीं ये इंडियंस की भावनाओं को, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचा रही थी। और चाइल्ड मैरिज इन्फेंटिसाइड्स, यानी कि जो बच्चे जो बाल विवाह होते हैं, इन्हें भी बहुत हद तक रोका गया। तो इन सारे चीज़ों की वजह से कहीं ना कहीं इंडियंस
को गुस्सा तो थी ही, और इस गुस्से का जो कन्वर्सन था कहीं ना कहीं आने वाले समय में हमें रिवोल्ट में दिखने वाला था। तो ये सारा जो प्रॉब्लम्स था, और ये सारा प्रॉब्लम्स एक बहुत बड़े विद्रोह का एक कारण बन रहा था। इसके बाद हम लोग अगले स्लाइड्स में देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक रिलीजियस प्रोस्पेक्ट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रिलीजियस काउजेस, देखिए हुआ क्या करता था, हिंदू और मुस्लिम इन दोनों को ना, जो ब्रिटिश थे ये चाहते थे कि क्रिश्चियनिटी ये लोग एक्सेप्ट कर लें, और क्रिश्चियनिटी को एक्सेप्ट करने के बाद क्या होता था कि उनको एम्प्लॉयमेंट भी दे दिया जाता था, इनको वहाँ पर बराबर से इनको वहाँ पर सारा फैसिलिटीज़ भी दिया जाता था। लेकिन हिंदू और मुस्लिम ये काम प्रोहिबिट करते थे, चाहते नहीं थे कि अपने धर्म को वो परिवर्तित करें, है ना। तो ये इन सारे कारणों की वजह से ये जो रिवोल्ट था बहुत मास लेवल पर चला गया। इसके बाद हम लोग इसके बाद हम लोग एक चीज़ को समझते हैं कि अगर कभी हम लोग के सामने ये क्वेश्चन आता है कि रिवोल्ट का कारण क्या क्या था, तो हमें इन कारणों को सब तरह से सोचना है, धर्म की तरह से, इसके बाद हमें मिलिट्री लेवल पर, पॉलिटिकल लेवल पर, इकोनॉमिकल लेवल पर, सोशल लेवल पर, सारे लेवल पर हम लोगों को इनको सोचना पड़ेगा। अब देखिए भाई, इसके बाद हमारा जो अगला स्लाइड है वहाँ पर क्या है भाई, इसके बाद इस इस फेलियर, यहाँ पे ये जो रिवोल्ट हुआ, इस रिवोल्ट में हुआ क्या, इंडियंस और ब्रिटिशर्स तो लड़ाई भाई बहुत अच्छे मास लेवल पर भाई इन दोनों ने लड़ाई किया। लेकिन लड़ाई का जो नतीजा था वो ये था कि इंडियंस बुरी तरह से हार गए। और इस हार का कारण क्या था, देखिए आपको पहले मैंने बोला है कि नॉर्दर्न और सेंट्रल पार्ट में तो ये रिवोल्ट बहुत तेज़ी से एक्टिव हो रहा था, लेकिन ईस्टर्न पार्ट, साउदर्न पार्ट, वेस्टर्न पार्ट अभी भी पूरी तरह से क्या था, यहाँ पर रिवोल्ट नहीं हुआ था। तो जब तक रिवोल्ट आप पूरी तरह से मास लेवल पर अगर आप कर रहे हैं और अगर सारे लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो कभी भी रिवोल्ट सक्सेसफुल नहीं हो सकता है। इसके बाद कारण दूसरा और क्या था भाई, कि जो बड़े बड़े जमींदार थे, उसके बाद मनी लेंडर्स थे, इंडिया में जो रूलर्स हुआ करते थे, कुछ पढ़े लिखे लोग जो थे, ये लोग, इन लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया। इनका ये सोचना था कि भाई हमें क्या मतलब है, हम तो ब्रिटिश के अंडर में काम कर ही रहे हैं, हमें लड़ाई से क्या मतलब है, हम पतली गली से निकलेंगे, हम अपना सामान्य लाइफ को, अपने सिंपल सी लाइफ को हम लोग जिएंगे। इसके बाद क्या है भाई, कि जो सोल्डर्स थे, इंडियन सोल्डर्स, इनके पास मॉडर्न टेक्निक जो थे, इनके पास ये नहीं था, इनके पास नया तकनीकी हथियार नहीं थे, और ब्रिटिश से लड़ाई करने के लिए वो चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट था हम लोगों के लिए। तो हमारे पास टेक्निक्स नहीं थी, टेक्नोलॉजी नहीं था, तो इसके कारण भी हम लोगों ने लड़ाई को पूरी तरह से वहाँ पर हार में तब्दील कर दिया। और एक प्लानिंग जो होना चाहिए था एक लड़ाई को लड़ने के लिए, वो प्लानिंग की कमी थी। ये अगर कहा जाए तो हम लोग बोल सकते हैं कि यूनिफॉर्मिटी कहीं देखने को नहीं मिली। यूनिफॉर्मिटी का मतलब ये होता है कि कंट्री में हर जगह अगर रिवोल्ट अगर हो रही है तो सारी जगह बराबर भावना होनी चाहिए। कहीं पर भावना बहुत ज़्यादा हो रही है भाई, कहीं पर ऑब्जेक्टिव कम है, तो ऐसे में रिवोल्ट जो है वो बहुत दिन तक आगे नहीं जा सकता था। तो इसको करने के लिए कहीं ना कहीं एक मास लेवल पर एजिटेशन होने की बहुत ज़रूरी थी। इसके बाद यहाँ से हम लोग जो है, यहाँ पर फाइनली हम लोग क्या यहाँ पे निष्कर्ष निकाल रहे हैं कि जो हमारा धीरे धीरे करते करते जो हम लोगों ने जब रिवोल्ट को पूरी तरह से हार में कन्वर्ट कर दिया, नो डाउट कहीं ना कहीं ब्रिटिश के साइकोलॉजी को हमने थ्रेट तो पहुँचाया है। हम लोगों ने डायरेक्टली तो जीत हासिल नहीं की, बट इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं ब्रिटिश के दिमाग में एक डर पैदा कर दिया। तो फाइनली क्या हुआ, जो पावर था ब्रिटिश के पास वो डिसॉल्व हो गया, और उसके बाद वो जो था पावर, रूलिंग पावर, वो ट्रांसफ़र किस में कर दिया गया, ब्रिटिश क्राउन में। अब ब्रिटिश क्राउन का जो फेस था ना, ये ब्रिटिश क्राउन का फेस कब से चला, 1958 से लेकर 1947 तक। तो ये जो था पूरा प्रोस्पेक्ट्स था हमारा रिवोल्ट ऑफ 1857 का। आई होप कि यहाँ पर आप लोगों को पूरी तरह से कंसेप्शन क्लियर हुआ होगा। सो इसके बाद फिलहाल के लिए थैंक यू।